ग्रेविटेशन, ये फिजिक्स का अगला चैप्टर है क्लास 9 के लिए। एनसीईआरटी बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जरा देखिए चैप्टर 8 और 9 में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। क्या क्या चीजें पढ़ी थी? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और फोर्स, दो चीजें कि किस तरह से चीजें चलती हैं और किस तरह से उन पर कोई ताकत काम करती है। हमने ये भी पढ़ा था कि फोर्स यानी ताकत की जरूरत पड़ती है जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को या डायरेक्शन को बदलना हो। हम हमेशा ये देखते आए हैं कि कोई भी चीज को ऊपर से गिराइए, किसी हाइट से गिराइए, तो वो जमीन की तरफ ही आती है। ठीक है। अब हमको पता है कि वी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। ये भी हमें पता है कि सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों तरफ मूव करते हैं, घूमते हैं। वी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। मून जो है, अब क्या होता है? मून अर्थ की तरफ, अर्थ के चारों तरफ घूमता है, और अर्थ क्या कर रही है? सन के चारों तरफ घूम रही है। तो इस तरह से देखिए मून का मूवमेंट जो है वो अर्थ के मूवमेंट के साथ साथ ही चल रहा है। यानी खुद वो सन की तरफ भी घूम रहा है, सन के चारों तरफ, और साथ ही साथ अर्थ के चारों तरफ। इसी तरह अर्थ अपने अपनी जगह पर नाच रही है और सन के चारों तरफ। तो ये सब मूवमेंट में है। ये सारे केसेस में कोई ना कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो सबको एक दूसरे से बांध के रखे हुए हो। ठीक है। आइजक न्यूटन ने यह हासिल किया कि भाई कुछ ताकत चाहिए ये सारी चीजों के लिए। इतना उन्होंने अंदाजा लगाया, जब यह बात कही कि भाई ताकत की जरूरत है चीजों, ताकत रिस्पॉन्सिबल है, यानी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ये सारी चीजों के लिए। और ये जो फोर्स है इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। ठीक है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये दो चीजें क्या हैं। एक तो ग्रेविटेशन यानी हिंदी में बोलते हैं गुरुत्व बल, और या कह रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अपनी तरफ, वो उसी को ग्रेविटी कहते हैं, ग्रेविटेशन। ठीक है। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी ऐसा एक कानून जो तमाम तर चीजों पे काम करता है, यानी तमाम तर चीजों के ग्रेविटेशन के बारे में काम करता है। ठीक है। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि मोशन जो ऑब्जेक्ट्स का है, यानी जो उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल, उसका अर्थ का जो है यानी वो किस तरह से असर डालता है चलने पे। अभी तक हमने पिछले चैप्टर्स में ग्रेविटी की बात नहीं की थी, हमने फोर्स की बात की थी और अनबैलेंस फोर्स की बात की थी। ठीक है, बैलेंस फोर्स की बात की थी। अब हम जो बात कर रहे हैं वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ की अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चीजों को अपनी तरफ खींचने की ताकत, उस बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। हम स्टडी ये भी करेंगे कि किस तरह से चीजों का वजन अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कंडीशंस क्या है। कोई जैसे कोई भी चीज लिक्विड पे फ्लोट करती है यानी पानी पे तैरती है, तो उसकी क्या कंडीशन है। ये सब चीजें अब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। बारी बारी से करेंगे, एक साथ सब नहीं कर सकेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक है अभी का, जो एजेंडा है, वो है कि ग्रेविटेशन के बारे में हम जाने। ठीक है। जाहिर सी बात है, हमें पता है कि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, चलता है। एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड्स, किसी चीज को ऊपर फेंकिए तो रीचेज अ सर्टेन हाइट, कुछ हाइट तक जाएगा, देन फॉल डाउनवर्ड्स, उसके बाद क्या होगा? नीचे ही गिरेगा। ठीक है। इट इज सेड दैट व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री एन एप्पल फेल ऑन हिम। ये कहा जाता है कि न्यूटन जो है जब एक पेड़ के नीचे बैठे थे, अचानक से एक एप्पल उनके ऊपर गिरा।
ठीक है। और फॉल ऑफ द एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग, और ये जो एप्पल गिरा तो न्यूटन ने सोचना शुरू किया। क्या सोचा? उन्होंने सोचा इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल, भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि अर्थ जो है, जमीन ने एप्पल को अपनी तरफ खींचा, कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून? उन्होंने क्या सोचा, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वो मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए हो। ठीक है, क्या दोनों केसेस में फोर्स इक्वल था, सेम है? फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक खाका बनाया, इसमें कहा कि कुछ किसी टाइप का, सेम टाइप का फोर्स, यानी एक ही फोर्स है जो अर्थ लगाती है हर केस में, दोनों केसेस में, यानी मून को भी अपनी तरफ खींचने में जो ताकत लगाती है वो, और एप्पल को अपनी तरफ खींचने में जो उसने ताकत लगाई, वो फोर्स सेम होना चाहिए। अलग अलग फोर्स एक ही जगह पे काम करना मुश्किल है, अलग तरह की चीजें हैं। तो इन्होंने ये कहा, he argued that each point of its orbit the moon falls towards the earth। फिर उन्होंने एक और बहस छेड़ी। क्या बहस छेड़ी? कि जो मून है वो हर पॉइंट पर अर्थ की तरफ झुक रहा होता है। ठीक है, जो मून है वो हर पॉइंट पे अर्थ की तरफ झुकता है। ठीक है, फॉल्स का मतलब झुकना। देन अब ये इन्होंने कहा, he argued it, okay, instead of going off in a straight line, बल्कि मून क्या करता है, सीधी लाइन में उसे चलना चाहिए था, लेकिन वो क्या करता है, अर्थ की तरफ, जैसे जैसे अर्थ मान ली ओवल शेप है तो वो खुद भी ओवल शेप ही चल रहा है, यानी हर पॉइंट पे अर्थ मून को खींचे हुए है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ, सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। इसका मतलब क्या है कि अर्थ ने उसको अपनी तरफ खींचा हुआ है। कुरान में अल्लाह ताला जिक्र फरमाता है सूरह रहमान में कि ऐ इंसुजिन, तुम ट्राई करो इस अर्थ से बाहर जाने का, कोशिश करके देखो, जाओगे फिर यहीं पर तुम्हारी हद है, यहीं वापस आओगे। तो इसका मतलब है कोई ना कोई फोर्स काम करेगा तभी तो आप वापस आएंगे, जमीन पे ही क्यों गिरेंगे। ठीक है, अगर प्लेन खुदा न खास्ता क्रैश होता है तो आसमान में नहीं चला जाता है, वो लौट के जमीन की ही तरफ आता है। तो हमें अल्लाह ताला ने खुद इशारा दिया और न्यूटन ने उस चीज को और क्लियर कर दिया, साइंटिफिक टर्म्स में उसको एक्सप्लेन किया। यानी ये जो फोर्स, ऐसा नहीं है कि न्यूटन से पहले फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम नहीं कर रहा था, लेकिन न्यूटन ने उस चीज को समझा और बताया, इसलिए ये हम कहेंगे कि ये उनका अचीवमेंट था। तो अब इस पर ये बहस हुई कि भाई देखिए, मून अगर चल रहा है तो अर्थ को फॉलो करता हुआ क्यों चल रहा है? इसका मतलब है कि अर्थ जो है उसको चारों तरफ से अपनी तरफ खींचे हुए है। सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। लेकिन हम चांद को अर्थ की तरफ झुकते हुए नहीं देख पाते। ठीक है, उसकी भी वजह है, वो क्यों नहीं देख पाते, अभी वो भी समझ में आएगा। अब देखिए, एक एक्टिविटी करते हैं तो हमें ये समझ में आएगा कि मोशन ऑफ द मून, मून किस तरह से अर्थ के हर तरफ, ठीक है, चारों तरफ नहीं, मतलब हर तरफ, अराउंड। कोई चीज सर्कुलर है तो उसमें चार तरफ नहीं होगा, उसमें तो हर तरफ होगा ना। ये एक्टिविटी 8.11 आपको ये बताएगी। देखिए, रिकॉलिंग एक एक्टिविटी 8.1 में पीछे जाएंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर एक एक्टिविटी की जा रही है जो मून के मूवमेंट को आप और अच्छे से समझा सकती है। एक थ्रेड का पीस लीजिए, उसके स्मॉल छोटा सा एक कंकड़ बांध दीजिए एक तरफ, और दूसरा एंड अपने हाथ में पकड़िए और उसको घुमाइए, वर्ल करिए। ठीक है, वर्ल मतलब घुमाइए अपने चारों तरफ, जैसे कि सामने फिगर में दिया हुआ है। अब इसके बाद नोट करिए मोशन ऑफ द स्टोन। ये जो पत्थर जो आपने बांधा था वो किस तरह चल रहा है। थ्रेड को छोड़ दीजिए,
और ये घुमाते घुमाते उस थ्रेड को यानी उस धागे को छोड़ दीजिए। फिर क्या होगा, तब फिर नोट करिए मोशन। दो चीजें, एक तो आपने पकड़ के उसको गोल घुमाया फिर छोड़ दिया, दो काम आपने किए। अब दोनों से अलग अलग नतीजे निकले। अब देखिए क्या नतीजा निकला ये समझ लीजिए। ठीक है, जब हमने थ्रेड को छोड़ने से पहले, जस्ट जैसे ही छोड़ रहे थे उससे पहले, स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। क्या कर रहा था स्टोन? गोल गोल रास्ते पे घूम रहा था। ठीक है, और जब घूम रहा था तो कोई ना कोई तो स्पीड उसकी रही होगी। अब स्पीड जो थी वो हर वक्त हर पॉइंट पे वो डायरेक्शन उसका बदल रहा है। कोई भी चीज बार बार अगर अपना डायरेक्शन बदलेगी तो गोल ही घूमेगी वो। ठीक है, अगर एक ही सामने की तरफ डायरेक्शन बदलते रहिए तो गोल ही रहेगा। अब क्या हुआ, द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब जाहिर सी बात है कि ये जो डायरेक्शन में बदलाव आ रहा था इसकी वजह से वेलोसिटी या एक्सेलरेशन में भी बदलाव आ रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, बदलाव आएगा। द फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सेलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग along the circular path is acting towards the center। अब ये जो फोर्स जो इस पे एक्सेलरेशन में बदलाव ला रहा था, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या थी? जाहिर सी बात, डायरेक्शन सेंटर की तरफ, जहां पे आपने उस धागे को पकड़ा हुआ था। तो ऐसा फोर्स जिसका डायरेक्शन जो किधर काम कर रहा हो, सेंटर की तरफ, एक्टिंग टूवर्ड्स, यानी वो ताकत जो सेंटर की तरफ काम करेगी, सेंट्रीपीटल यानी सेंटर सीकिंग, सेंट्रीपीटल यानी सेंटर सीकिंग फोर्स कहलाता है। ठीक है, अब जब इस फोर्स की गैर मौजूदगी में जब ये फोर्स नहीं काम करता है तो क्या होता है वो भी समझ लें। सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं काम किया तो फिर कैसे क्या हुआ, द स्टोन फ्लाइज ऑफ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। और जब वो आपने धागा छोड़ दिया तो फोर्स ने सेंटर की तरफ काम करना बंद किया और फिर क्या होता है, स्टोन सीधी लाइन में भाग जाता है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जो होती है टेंजेंट कहलाती है सर्कुलर पाथ को। यानी अगर वो सीधी लाइन खींचेंगे आप तो किसी एक पॉइंट से चला है ना, बी की तरफ या सी की तरफ, किसी एक तरफ भाग जाएगा। ठीक है, यानी अब थोड़ा सा जानिए, स्ट्रेट लाइन जो सर्किल पर सिर्फ एक पॉइंट पर मिले उसको कहते हैं टेंजेंट। याद रखिए, मैथ में काम आएगा। टेंजेंट कहलाता है। स्ट्रेट लाइन एबीसी जो है वो टेंजेंट है इस सर्किल की पॉइंट बी पर। चलिए आगे देखें। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यही मोशन मून को अर्थ के हर तरफ अराउंड घुमाता है और उस पे कौन सा फोर्स काम कर रहा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक सेंट्रीपिटल फोर्स है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो आगे पढ़ेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स की अभी जरूरत है। यानी जो भी फोर्स मून को अर्थ की तरफ जोड़ के रखे हुए है, सराउंड उसके घुमा रहा है, वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। आप ये कह लीजिए कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहां से, ये अर्थ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आया। अगर कोई ऐसा फोर्स ना होता तो मून क्या करता, सीधी लाइन में चलते चले जाता। ठीक, अब अच्छा अब देखिए, इट इज सीन दैट अ फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ। और दूसरा, पहला केस तो वो खत्म हो गया। दूसरा केस सेंट्रीपिटल फोर्स सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपनी बुक से कई बार पढ़ेंगे और आप अगेन चाहेंगे तो ये समझ लेंगे, कोशिश करेंगे तो सीख जाएंगे।
अच्छा, अब ये भी देखा गया है कि एप्पल जो है जब फॉल डाउन होता है, फॉलिंग डाउन, एप्पल जो है वो क्या करता है, जरा 1 मिनट आप लोग 1 मिनट होल्ड कीजिए जरा उस्मान। अब हमने देखा कि एप्पल या कोई भी चीज जो ऊपर से गिरती है तो नीचे की तरफ आती है। इसका मतलब क्या है, क्या एप्पल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो गया? अगर ऐसा होता, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स एन एप्पल। अगर एप्पल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो गया तो हम अर्थ को एप्पल की तरफ जाते हुए ना देखते हैं, नहीं देख पाते हैं। एप्पल अर्थ की तरफ नहीं जा रही है, बल्कि सॉरी, अर्थ एप्पल की तरफ नहीं जा रही है, बल्कि एप्पल अर्थ की तरफ आ रहा है। तो अब इसका क्या मतलब है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का था, वो क्या बता रहा था, द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ, कि उसके हिसाब से एप्पल अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक उसी तरह जैसे आप सोचते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि जमीन आपको आगे ढकेल रही है और अर्थ को आप पीछे ढकेल रहे होते हैं। उस लॉ के हिसाब से एप्पल ने अर्थ को अट्रैक्ट किया। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फॉर अ गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो कहता है कि कोई फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन का, कोई भी फोर्स है तो एक्सेलरेशन F इक्वल्स टू एम ए, तो M इक्वल्स टू एफ बाई एम, यानी एक्सेलरेशन जो है वो मास का ऑपोजिट प्रोपोर्शन में है। यानी मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो मास कम होना चाहिए, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो मास जो एप्पल का है वो तो अर्थ के एप्पल के मुकाबले बिल्कुल ही कम है, ये मान लिए 0 है। भाई अर्थ का वजन ज्यादा है तो कॉमन सेंस की बात है। तो हम अर्थ को, इसीलिए हम अर्थ को एप्पल की तरफ जाता हुआ नहीं देखते। अब यही है आर्ग्यूमेंट, आप और आगे बढ़ा सकते हैं कि क्यों अर्थ मून की तरफ नहीं चली जाती, जबकि मून अर्थ की तरफ अगर चल रहा है तो अर्थ को भी मून की तरफ जाना चाहिए। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बता रहा था कि जब भी कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन होता है। अगर आप किसी चीज पे ताकत लगाएं वो भी आप पे ताकत लगाएगी। तो अगर मून अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है तो अर्थ मून की तरफ अट्रैक्टेड रहे। कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि अर्थ जो है वो मून की तरफ घूमे, ठीक है, लेकिन यहां पर मास जो है वो एक्सेलरेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ कि जिस चीज का मास ज्यादा है उसका मूवमेंट कम होगा, और जिस चीज का मास कम है उसका मूवमेंट ज्यादा होगा। यानी अर्थ मून के मुकाबले बहुत हैवी है, इसलिए आप ये देखते हैं कि मून चल रहा है। ठीक है, एप्पल का मास अर्थ के मास के मुकाबले बहुत कम है, इसलिए आप ये देखते हैं कि एप्पल अर्थ की तरफ जा रहा है। अगर एप्पल इतना बड़ा होता है जितनी बड़ी अर्थ है तो फिर दोनों एक दूसरे की तरफ जा सकते थे ना। ठीक है, इसी तरह सन का मास ऑब्वियसली प्लैनेट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा है, तभी सन का मूवमेंट प्लैनेट की तरफ नहीं होता, बल्कि प्लैनेट्स का मूवमेंट सन की तरफ होता है इंस्टेड। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सन में कोई भी मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, सन में जो मूवमेंट होता है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू अर्थ, वेनस, मार्स एटसेट्रा। ठीक है, अब आगे देखें हम, हमारे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। आप उसी तरह बात कर सकते हैं, है ना। अब इसमें ये सारे फैक्ट्स हैं, न्यूटन ने कंक्लूड किया कि सिर्फ नॉट ओनली डज द अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल एंड द मून, बट ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। न्यूटन ने क्या नतीजा निकाला कि ना सिर्फ एप्पल और मून अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड हैं, अर्थ जो है एप्पल और मून को ही नहीं अट्रैक्ट किए, लेकिन यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो एक दूसरे को
अट्रैक्ट किए हुए हैं, ठीक है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इनको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ओके, आप लोग माइक खोल के बता सकते हैं, दिस इज क्लास नॉट अ लेक्चर। आप लोगों को समझ में आया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? यस सर। ओके, आगे चलें, आगे आइए। यस सर। यानी कि अब आप इससे ये समझ लिए कि उस्मान गनी तभी खड़े रह सकते हैं जब उनके घर पे कोई दूसरा भी खींचे हुए हो इनको। आप ये समझ लिए, आप तभी चल पाते हैं जब दूसरा कोई आपको खींचे, यानी हर चीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। यूनिवर्स में ये सिस्टम है। चलिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक काम करते हैं, आप सब के सब